फारूक शियार, रफीउद्दराज, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला, ये सारे ही पढ़ने हैं आप लोगों ने, क्योंकि लेटर मुगल्स में अब उम्मीद जो है वो कम 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 होती चली जाएगी। आखिरी मौका ऐसे इंसान के हाथ में आएगा जिसके पास डिसिप्लिन नाम की चीज। और आपको क्या सिखाया गया था? जब लाइफ में मुश्किल आए तो डिसिप्लिन का हाथ पकड़ लो। ये पर्सनल प्रोफेशनल हर लाइफ में आपके काम आएगा। ये जितने भी एम्पायर्स थे इनको रीबिल्ड करने का मौका दोबारा मिला, ऐसा नहीं है नेचर आपको मौका नहीं देता, पूरा मौका देता है। लेकिन दोबारा से जब आपको मौका मिलता है तो आप उसके लिए कितना तैयार हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर पाएंगे या नहीं। ओके, तो यहां पे किसको मौका मिल रहा है? मौका मिल रहा है फारूक शियार को। फारूक शियार को मौका क्यों मिल रहा है? क्योंकि फारूक शियार सैयद ब्रदर्स की हेल्प से गद्दी पे आ गए। अब सैयद ब्रदर्स का यहाँ पे जो आप देखेंगे जो कैरेक्टर है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इसके पीछे दो बेसिक रीजन है जो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सैयद ब्रदर्स कौन है? वो इंडियन मुस्लिम्स है। इंडियन मुस्लिम्स यानी कि वो मुसलमान जो इस्लाम में कन्वर्ट किए गए या कन्वर्ट हुए। और इन मुसलमानों को जो बाहरी मुसलमान थे यानी जो उज्बेकी, तुर्की, अफगानी, ठीक है, मंगोल, ये हाई स्टेचर के नहीं मानते थे, ये इनको अपने बराबर का नहीं मानते थे। तो ऐसी सिचुएशन में सैयद ब्रदर्स को सपोर्ट लेने के लिए किन के पास जाना पड़ा? ऐसे सिचुएशन में सैयद ब्रदर्स को सपोर्ट लेने के लिए जाना पड़ा मराठों के पास। और आपको अच्छे से पता होगा इस टाइम पे मराठे जो थे वो काफी पावरफुल हो चुके थे, स्पेशली ड्यूरिंग द रूल ऑफ पेशवाज। देखिए शाहू थे लेकिन पेशवा जो थे वो मेन डिसीजन मेकर्स थे। 1713 टू 1720 बालाजी विश्वनाथ, लेकिन उसके बाद 1720 यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला जब गद्दी पे आए 19 में, उसके बाद जो गद्दी पे पेशवा से आए उनका नाम था बाजीराव। और बाजीराव का नाम आप सबको पता है कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट जनरल्स में आता है। ठंड लग रही है? ऊपर चला गया अब तो ऊपर चला गया, फाइनेस्ट जनरल्स में आता है, ठीक है। अब बाजीराव यहां पे आपको दिखाई देंगे दो तरह के तरीके से। पहला, बाजीराव की खुद की पर्सनल हीरोइज्म, इसमें उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया। और दूसरी तरफ बाजीराव का वो अचीवमेंट जिसमें उन्होंने यहाँ पे नए नए मराठा जनरल्स खड़े किए, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, है ना, गायकवाड़, भोसले, है ना, इस तरह के नए राजघराने जो है मराठा हिस्ट्री में आप उभरते हुए यहाँ पे देखेंगे। और इसके कारण क्या हुआ? मराठा कॉन्फेडरेसी की शुरुआत होती चलेगी। हालांकि यह शुरुआत से था लेकिन बाजीराव के टाइम पे ज्यादा पावरफुल होते हुए आपको दिखाई देते हैं। और इसीलिए मराठों के बारे में कहा जाता है कि इनको अलग अलग ही हराया जा सकता है, इकट्ठा इनका मुकाबला करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये किसने बोला था? ब्रिटिशर्स ने कहा था, क्योंकि जब ये सारे सरदार इकट्ठे हो जाएंगे तो इनको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज अब एक टाइम पे एक एम्पायर से नहीं बल्कि कई सारे एम्पायर से लड़ रहे हो। इनकी पॉलिसी जो देखोगे एंग्लो मराठा वार में उसी तरह की रहेगी। जब ये क्या करेंगे, एक एक करके हर सरदार को अलग अलग जगह पे इंगेज करेंगे और उसमें से हराने की कोशिश करेंगे द वीकेस्ट वन। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे फारूक शियार, सैयद ब्रदर्स और उसके बाद के हुए इवेंट्स के बारे में। तो फारूक शियार का टेन्योर तो मैंने लिखा दिया था आप लोगों को, क्या बात है।
ठीक है, कौन था ये? नेफ्यू किसका था? ठीक है, owed his victory to किसको किसको किया? सैयद ब्रदर्स। क्या नाम था इनका, किसी को पता? अब्दुल्ला खान, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। जी जी, वो मतलब कर्जदार, अपना जो उनका विक्ट्री था वो खुद का नहीं था, किसी का दिया हुआ था कर्ज के रूप में। नहीं, आई ओ यू, आई डोंट, आई एम नॉट ओइंग यू एनीथिंग, यू ओ मी 100 रुपीज, आप मेरे कर्जदार हो 100 रुपए के हैं। हाँ, आप देनदार है ना, अगर मैंने आपसे आपको देना है तो आई ओ यू, ठीक है ना, नॉर्मल इंग्लिश है कन्वर्सेशन की। ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिश इंग्लिश है। योर हाइनेस, we are here to help you out, you don't need to worry about anything. uh, our army at your disposal. It is not for our safety and security, but it is for your safety and concern. हाँ जी, नहीं ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये ना इसमें कॉन्स्पिरेसीज दिखती हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं ना, बिकॉज वो आपको लालच दे रहे कि आपको आर्मी रखने की जरूरत क्या है। सब्सिडरी अलायंस अगर आप देखेंगे, सब्सिडरी अलायंस में क्या था आपको पता है? सब्सिडरी अलायंस के बारे में, व्हाट वाज सब्सिडरी अलायंस? मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी आपने, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक। आप सोचो ना, आप आर्मी किराए पे ले रहे हो, आपके लिए कितनी सहूलियत है। मान लो कि आप और आपके भाई में सक्सेशन वॉर चल रहा है और आपको जो है अंग्रेजों ने कहा कि आपको हम जो है सपोर्ट करेंगे, तो आप उनको क्या कर रहे हो? उनकी आर्मी के बदले उनको पैसे दे रहे हो। पैसे किनको मिल रहे हैं? आर्मी किसकी है? ताकत किसके हाथ में है? आप डिपेंडेंट किस पे हो? राजा बनने के बाद राजा रहोगे आप? लालच बुरी बला है। कोई भी चीज लाइफ में आसानी से मिले, कोई भी चीज, ये आपके लिए भी है, ये लेसन्स हैं हिस्ट्री के, उसको एक्सेप्ट मत करना, इट इज ए ट्रैप। आपको सेल के लिए बुलाते हैं दुकानदार, सेल लगा सेल लगा सेल लगा, उनका मकसद सेल लगाना नहीं होता, उनका मकसद उस सेल के चक्कर में फंसा के आपको दुकान में बुलाना होता है कि आप दुकान में आएंगे, 4 चीजें देखेंगे, उसमें से कुछ पसंद होगा, आप लेंगे और जाएंगे। हर चीज लाइफ में, ये इसके साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री, सब ट्रैप है। कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती, हर चीज के लिए यू हैव टू पे। ये नेचर का रूल है। अगर मिठाई का स्वाद लेना है तो मोटापे का स्वाद भी लेना पड़ेगा। अगर सेहतमंद रहना है तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। देयर इज ए प्राइस फॉर एवरीथिंग। ठीक है, जीभ को टेस्ट देना है तो फिर वो उसका प्राइस देना पड़ेगा, सेहत खराब होगी। और अगर सेहत ठीक रखना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हर चीज का प्राइस है, ऐसी कोई चीज इसका प्राइस नहीं, बताओ।
नेचर में कुछ भी फ्री है? क्या फील लगता है आपको? ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे? हद हो गई, आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो। हद हो गई। पानी कैसे फ्री है? आपका 70% शरीर ही पानी का है। अपने शरीर को फीड कर रहे हो ना पानी से, इधर खाने से फीड कर रहे हो। ज्यादा पानी पी लो, फ्री है। कुछ ही फ्री नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो अंग्रेजों की पॉलिसी सी सिंपल सी थी। अगर आप मान लो कि आपको दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तो एक को उसने बेनिफिट दिया, सब्सिडी लाइन से हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल समझ लो कि आपको आर्मी किराए पे मिल रही है। ये कितना गलत कंसेप्ट था देखो ना। आपको अपाहिज बना दिया गया। आप जीत भी गए तो आर्मी वहां पे आपके सिक्योरिटी के लिए किसकी है? ब्रिटिशर्स की है। आप तो उनके चुंगल में फंस चुके हो। अब आप कितना भी छटपटाओ, कितना भी उछलो कूदो, आप बाहर निकल नहीं सकते। आप कोई कॉन्स्पिरेसी कर नहीं सकते, क्योंकि आपके दरबार में कौन बैठा है? ब्रिटिश रेसिडेंट। क्यों बिठाया हुआ है? बिकॉज आवर आर्मी इज वेरी मॉडर्न, हाई टेक। यू नीड एन ऑफिसर टू कंट्रोल इट प्रॉपर्ली, डिसिप्लिन मैनर। क्यों? क्योंकि वो भाई हाईटेक आर्मी है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर चाहिए आपको। और ब्रिटिश ऑफिसर कौन है? जो चेक कर रहा है कि आप कहीं दाएं बाएं कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। और जहां उसको पता लगा कि आपने किया, आपको हटाएगा, आपकी जगह आपके कजन को बिठा देगा। और वो जो कजन कौन होगा? महानलायक नखत्तड़, शराबी कबाबी। बाद में बोलेगा not giving time to the administration and law and order situation, subjects are highly suffering। क्यों? वो कह रहे पहले आप ही को बिठाया, शराबी कबाबी को, और बाद में कह रहे हैं कि आपके कारण लोगों को सफरिंग हो रही है, तो फिर से हटाओ इसको। आपको कह रहा है कि आपकी आर्मी की सैलरी बढ़ाओ और टैक्स लो लोगों से। आपने टैक्स बढ़ा दिया, लोग और गरीब हो गए। आपकी आर्मी डिसमेंटल कर दी, आपकी आर्मी के लोग बेरोजगार हो गए, वो डकैत बन गए, गुंडे बन गए, पूरे आपके साम्राज्य में है एनार्चिकल सिचुएशन बन गया। और आपको कहेगा कि भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन। आप कहोगे मैं क्या करूं, सब तो आप करवा रहे हो। बोलेंगे नहीं, ये तो आपने किया। फिर आपको हटा करके उसको एक्वायर कर ले। हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। ये पहला सिस्टम था जिसमें अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश किया था जिसमें बिना पैसे दिए सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। प्रॉफिट विदाउट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपके हर एक चीज का खर्चा कौन कर रहे हैं? इंडियन रॉयल्स। क्लियर? तो यहां पे कौन है ये? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। अब इसके कर्जदार थे, तो क्या किया इनको? अब्दुल्ला खान ने क्या अपनाया? वजीर मीन्स प्राइम मिनिस्टर। एंड हुसैन अली खान को मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल। ठीक है। फारूक शाह की पर्सनालिटी असेसमेंट कर लेते हैं। कैसा था ये? कैसा शासक था ये? कमजोर। ताकतवर आदमी किसी की हेल्प से राजा नहीं बनेगा, वो अपने दम पे बनेगा, अपनी काबिलियत पे बनेगा। तो इतनी बड़ी हेल्प लेकर के यहां बन रहा है। सक्की निगाह सक्की था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को रखता था जो उसकी तारीफ करते रहे। चमचे हैं।
उसकी तारीफ करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके दिमाग में जहर घोल देते हैं। नहीं, जैसे आपके दोस्त कहते होंगे ना, यार मुझे अच्छा नहीं लगा, तू तेरे से कैसे बात की उसने, जहर डाल दिया दिमाग में। अब भले ही आपके आपस में जो दोस्त हैं आपस में ऐसी बात करते हो, लेकिन वो आपको एक ऐसा चीज बोल देगा जो आपको बुरा लगेगा। कैसे बात करता है तेरे साथ वो सबके सामने, तेरी इंसल्ट कर रहा था। दिमाग खराब, ब्रेन वॉश कर दिया। अब आपके दिमाग में अब चाहो ना चाहो उसका इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, क्योंकि आप बनते वैसे ही हैं जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, यू लाइक इट यू डिसलाइक इट, बट यू कैन नॉट अवॉइड इट। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि फारूक शियार जो है वो धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात भरी जा रही है कि अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान जो है वो उसकी गद्दी हथियाना चाहते हैं। अब वो इनके ऊपर भी शक करना शुरू कर चुका है और इनके खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर चुका है। एक बात याद रखिए, जो आदमी कॉन्स्पिरेसी करने का आदी हो चुका है, वो आपके फैमिली का हो, पॉलिटिक्स का हो या कहीं का भी हो, वो करेगा ही करेगा। आप उसको रोक ही नहीं सकते। वो किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आगे बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। क्लियर? तो यहां पे फारूक शियार भी अपनी कॉन्स्पिरेसी आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इन द मीन टाइम यहाँ पे जो सैयद ब्रदर्स हैं उन्होंने कौन कौन से काम किए वो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, सैयद ब्रदर्स adopted policy of religious tolerance, धार्मिक सौहार्द का इन्होंने जो पॉलिसी था वो अपनाया। लिखिए, reconciled with राजपूत, मराठा, जाट्स, राजपूत नहीं होते बुंदेल, ठीक है। पिलग्रिमेज टैक्स, was abolished from many places next granted the title of Maharaja to Sahu, साहू को महाराजा का टाइटल दिया और क्या दिया? चौथ एंड सरदेशमुखी right in 6 provinces
6 provinces of Deccan. ठीक है। इन रिटर्न साहू ने क्या दिया? इन रिटर्न इसके बदले में साहू ने क्या दिया? यहां इसको मिटा दो। हाँ, साहू एग्रीड टू विजिट tomb of Aurangzeb barefoot, pay homage औरंगजेब के दरगाह में खाली पैर जाकर के उसको सम्मान देंगे, एंड टू सपोर्ट मुगल्स with 15,000 cavalry. ठीक है। औरंगजेब के दरगाह में खाली पैर जाकर के रिस्पेक्ट देंगे और 15,000 घुड़सवारों के साथ मुगलों को जब भी जरूरत पड़ेगी वो सपोर्ट के लिए तैयार होंगे। क्लियर? तो यानी कि मराठों के साथ उनका जो एग्रीमेंट था वो आपको काफी ज्यादा गहरा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे रीजन ये था कि वो मराठों से सपोर्ट चाहते थे अगेंस्ट फारूक शियार। यानी कि फारूक शियार को मारने में ऐसा माना जाता है कि बालाजी विश्वनाथ ने ही हामी भरी थी और सपोर्ट का पूरा आश्वासन दिया था कि अगर कोई रिवोल्ट हुआ, कोई भी मुगल सरदार या बाकी लोग जो है सैयद ब्रदर्स के खिलाफ गए तो उसमें मराठे इसकी हेल्प करेंगे और उस विद्रोह को कुचलने में उनकी मदद करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि मराठे सैनिक ही आए थे जिन्होंने फारूक शियार को जहर देकर के मार दिया था इन द ईयर 1719। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़े। तीर्थ यात्रा महसूल, यानी कि जब कोई भी दूसरे धर्म को मानने वाला आदमी अपने तीर्थ यात्रा में आता था, अपने रिलीजियस प्लेस पे आता था, तो उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ये सब मराठों का इन्फ्लुएंस था। चौथ एंड सरदेशमुखी राइट इन 6 प्रोविंसेस है साहू को दे दिया गया। ठीक है जी, आगे कौन आए? अब फारूक शियार को तो मार दिया, तो सैयद ब्रदर्स को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किंग मेकर्स, क्योंकि उन्होंने कई सारे राजाओं को गद्दे बिठाया। फारूक शियार, रफीउद्दराज, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, इनको क्या नाम से जाना जाता है? किंग मेकर्स। और साथ में क्या कहते हैं इनको? नमक हराम। दोनों ही नाम से उनको जाना जाता है। किंग मेकर्स भी और नमक हराम भी। हराम। नमक कहाँ कर दीजिए के नमक हराम। ये फिर आ गया क्या?
हाँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज रह गया है जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि चूंकि इन्होंने सबके साथ तो रिकनसाइल किया, लेकिन सिखों के साथ जो पॉलिसी ऑफ सप्रेशन था वो कंटिन्यू रखा है, ठीक है। और इसी के टाइम पे 1715 में, जी सॉरी पहले 15 कर दिया, 1750 में बंदा बहादुर वॉज अरेस्टेड, कैप्चर्ड एंड टेकन बैक टू दिल्ली, जहां पे इनको बड़ी ही क्रूरता के साथ मार दिया गया था, ठीक है। इनको ऑफर दिया गया था तो इस्लाम स्वीकार कर लो, अपने फॉलोअर्स को इस्लाम करने के लिए, स्वीकार करने के लिए बोलो, तो यानी कि सबके साथ तो रिकनसाइल की पॉलिसी अपनाई, लेकिन सिखों के साथ अभी भी ये काफी सप्रेसिव पॉलिसी थी। अपनाए, ठीक है जी। 1719 में रफी उद्दराज के फारूक चार के मरने के बाद दो यंग प्रिंसेस को गद्दी बिठाया गया, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से इन दोनों की डेथ हो जाती है। इनका नाम क्या था? रफी उल दरजाद और रफी उद, ये दो प्रिंस आए जो बहुत कम टाइम के लिए रहे, और इनकी डेथ हो जाने के बाद कजन सी, सारे एक ही फैमिली के थे, मुगल से थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इसको हटा दूं? क्या सीख मिल रही है इससे? सीख भी रहे हो? क्या सीख रहे हो? है? क्या सीख रहे हो वैसे? तो क्या सीखा अभी तक इन सारे इंसिडेंसेस से? क्या सीखा? हम्म? सबको सबको शक की निगाह से देखो, भरोसा तो वैसे भी किसी पे नहीं करना चाहिए, कोई कितना भी महान क्यों ना हो। पहला लेसन यही है, उसके पीछे आंख बंद करके मत चलो, किसी के पीछे भी मत चलो। पहली बात तो ये मान लो, दिमाग और आंख खुले रखो। एक सीख तो ये मिली आपको, और क्या सीख मिले? ले, हैं? ज्यादा शक नहीं करना चाहिए, ये भी ठीक है, ज्यादा शक ना करो, लॉजिकल रहो, सतर्क रहो, सतर्क रहो, डिसिप्लिन में रहो, हैं? बिल्कुल ठीक, ये बहुत बढ़िया पॉइंट बताया। आपका काम कोई और नहीं करने वाला, आपको खुद करना पड़ेगा। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप मजलूम हो जाते हैं। याद रखो, आपकी इंपॉर्टेंस तभी तक है, आपकी ग्रोथ तभी तक है जब तक आप ताकतवर हैं। जैसे ही आप डिपेंडेंट हो गए, आप कमजोर हो गए, और कमजोर के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर वीक इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, या तो आपका शिकार कर लिया जाएगा या आपको एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा। ताकतवर बनोगे तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप इस बात को मानते हैं
शायद यही कारण है कि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात है कि आईएएस ऑफिसर का मतलब एक पावरफुल इंसान। मानते हैं कि नहीं मानते? तो सबकॉन्शियसली तो आप मान ही रहे हैं उस चीज को, लेकिन कॉन्शियसली भी इस चीज को समझिए कि जहां आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए किसी भी काम को करने के लिए, तो वहां पे आपकी हार तय है। आपको खुद पे ही भरोसा करना पड़ेगा, खुद से ही काम करने पड़ेंगे, और जितना दूसरा कर रहा है उससे ज्यादा करना पड़ेगा। ये सीख मिल रही है। देखो ये लोग सब डिपेंडेंट है, सब महाराजा बादशाह हैं, जिनके डिस्पोजल में कम से कम नहीं तो इतने बुरे हाल में भी 1,00,000-1,50,000 सोल्जर्स खड़े होंगे 24 घंटे। कितने लोग उनके पास रोज दर्शन करने के लिए इस हालत में भी आते होंगे, कितना पैसा इनके पास होगा, खजाना भरा हुआ होगा, लेकिन इनकी हालत देख लीजिए। इसलिए क्योंकि ये खुद मेहनत नहीं कर रहे, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला है। अब इतिहास मुगल डायनेस्टी को पूरी तरीके से खत्म करने वाला है, क्योंकि एक ऐसा इंसान गद्दी पे आ गया जो सबसे लंबे समय तक रहा, करीबन 26 साल तक रहा ये बादशाह। लेकिन इसने वो आखिरी मौका खो दिया जिससे दोबारा से मुगल एम्पायर को रिवाइव किया जा सकता था, क्योंकि ये पर्सनल लग्जरी और पर्सनल ऐशो आराम में हो गया। मैं हमेशा पूछता हूं सब लोगों से, आप लोगों से ही पूछता हूं कि भैया अगर आप राजा बन गए तो क्या करोगे? सब बोलते हैं जी आराम से जिंदगी जिएंगे, ऐश करेंगे। याद रखना, जितनी बड़ी पदवी, जितना बड़ा पोजीशन, उतनी ज्यादा मेहनत, उतनी ज्यादा मेहनत। लाइफ में आराम से जीना है ना, तो एक छोटी सी कोई भी नौकरी कर लो, अपने ख्वाहिशें छोटी छोटी रख लो, आराम से जियो, 10-15 हजार 20 हजार की तनख्वाह मिले, आराम से रहो, आराम से खाओ, आराम से सो। जैसे जैसे आप मुकाम में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको याद रखना होगा कि आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उतना ही कम कंप्लेन करना पड़ेगा। तो कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना। ये हो गया, बारिश हो गई, नींद आ गई, सोया नहीं, उसने डिस्टर्ब कर दिया, आपके नाकामयाबी का कारण सिर्फ और सिर्फ आप है। याद रखना, आपके नाकामयाबी के कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हाँ, आपके सक्सेस में आपके बहुत सारे सपोर्टिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा, उसमें कई लोग जिम्मेवार होंगे, अकेले आप सक्सेसफुल हो भी नहीं सकते। लेकिन याद रखना, अगर आप फेल हो गए तो उसके सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार। ठीक है? तो ये सब सीखें मिल रही हैं आपको इसमें से। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में क्या देखेंगे? मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे देखेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला को सबसे पहले सपोर्ट किसने किया? मोहम्मद शाह को सपोर्ट किया ईरानी ग्रुप के लीडर निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। किसने किया? निजाम उल मुल्क आसफ जाह। इनका नाम कुलिच खान भी था। आसफ जाह इनको टाइटल मिला था, निजामुल मुल्क इनका अपना नाम था, आसफ जाह टाइटल मिला हुआ था। तो ये चूंकि मोहम्मद शाह को सैयद ब्रदर्स को हराना था, और सैयद ब्रदर्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके उनको मारने में निजामुल मुल्क आसफ जाह ने इनकी हेल्प की थी, तो नेक्स्ट वजीर कौन बन गए? निजामुल मुल्क। आप निजाम याद रखिए। जो आखिरी निजाम थे हैदराबाद के, आपको पता है वो कितने कंजूस थे? कितने कंजूस थे? वो इतने ज्यादा कंजूस थे कि उनके यहाँ पे मतलब कोई भी चीज, जबकि उनके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि जो नोट थे ना, उनको बांधने के लिए कितने लाखों का सिर्फ रबड़ आता था, और वो करके और तय खाने में रख दिया जाता था, और हर साल कई करोड़ रुपया दिमाग चलाते थे। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है
कि उनका जो डाइनिंग टेबल था वो इतना बड़ा था कि उसमें एक साथ 200-300 लोग बैठे खाना खा सकते थे, और हर किसी के लिए सोने चांदी के चम्मच और प्लेट वगैरह थे। लेकिन खुद उन्होंने अपने लिए स्टील का, टीन का बर्तन बनाया हुआ था, जो अपने कमरे में बैठ के उसी में खाते थे। उनके घर के बाहर के लॉन में कई सारे ट्रक्स खाली पड़े हुए थे, मतलब ट्रक्स भरे हुए पड़े थे, जिनके टायर वायर पंचर थे, सब ट्रक खराब था। और ट्रक के जो पीछे का जो सामान रखने का जगह होता है, वहां पर सोने के बिस्किट्स रखे हुए थे। लेकिन अपना सिगरेट वो कभी भी खुद के पैसे से नहीं खरीदते थे। जो अंग्रेज ऑफिसर आता था ना सिगरेट लेकर के, उनसे मांग लेते थे। और उनके पास उस सिगरेट का डब्बे का पूरा अलमीरा, कई सारे अलमीरा भरा हुआ था, लेकिन अपना सिगरेट फिर भी नहीं पीते थे। जूस थे और क्या किया। हद नहीं, आप पढ़ना उनके बारे में, वो हद से भी हद थे। कहीं शादी में आते थे ना, तो लोग ज्वेलरी छुपा लेते थे अपनी, कि जो ज्वेलरी उनको पसंद आती थी वो मांग लेते थे। देना क्या था, गिफ्ट उल्टा मांग लेते थे। कोई गाड़ी पसंद हो वो मांग लेते थे। अब निजाम थोड़ी मना करोगे। तो निजाम जो थे, जो पहले निजाम थे, वो काफी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। और उन्होंने 1722 से लेकर 1724 तक वो वजीर रहे। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद शाह सुधरने वाले नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोगों की क्या हालत है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आर्मी की क्या हालत है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि विदेशी आक्रमण हो सकता है, कुछ मर्जी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या डिसाइड किया, जहां पे उनको जागीर मिली हुई थी दक्कन में, अपने लोगों को, अपने खजाने को, अपनी आर्मी को लेके वो उधर की तरफ रवानगी कर ली। मोहम्मद शाह को मैसेज भिजवाया, शिकार खेलने जा रहा हूं। और पहुंच गए अपने रियासत में। जब मोहम्मद शाह को पता चला कि अरे ये तो शिकार खेलने नहीं गया, तो चला गया यहां से, तो उसने आर्मी भेजी, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। उस आर्मी को हरा दिया निजाम ने। अब मोहम्मद शाह के पास कोई ऑप्शन नहीं था उनकी सुजर्निटी या उनकी अथॉरिटी उस पर्टिकुलर टेरिटरी में एक्सेप्ट करने के। तो ये तो हालत थी हमारे मोहम्मद शाह का। शराब, शेरो शायरी, नाच गाना, शिकार, पूरा टाइम उनका ऐसे ही बीता था। और उनके आसपास कौन बैठे होते थे, उनकी तारीफ करने वाले चमचे। जो लोग ऐसे लोगों के आसपास घिरे होते हैं ना, वो लोग समझ लो कि वो आपकी ना तारीफ करने वाले जो लोग हैं ना, वो अच्छे नहीं होते ना। आपकी तारीफ अगर कोई बार बार कर रहा है ना, तो समझना उसको कोई हिडन इंटरेस्ट होगा। लेकिन आपने दिन में 5 लोगों की तारीफ जरूर करनी, पॉजिटिविटी के लिए, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप अगर बार बार किसी को तारीफ कर रहे हैं और हर बात में तारीफ ही कर रहे हैं, तो वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं होते। ज्यादा मीठा खाना भी डायबिटीज क्रिएट कर देता है। यहाँ पे मौका ये था कि एक ऐसा इंसान चाहिए था जो डिसिप्लिन हो, जो सिस्टम को सुधारे, जो लोगों को ऑर्गेनाइज करे, डिसिप्लिन लेके आए, और स्ट्रिक्टनेस के साथ शासन करे। शासन कभी भी याद रखना, डीसी बनोगे, एसपी बनोगे, प्यार मोहब्बत से नहीं होता। शासन कैसे होता है, विद आयरन हैंड। आप देख लो बस उसको तो समझ जाए कि भैया गड़बड़ कर दी मैंने। शासन कभी भी प्यार, अगर जिस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में लोग अच्छा पे बोल रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा बॉस है, उसको बाहर निकाल दो। क्योंकि शासन जो है कभी भी सॉफ्टली नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना चाहता। करना चाहता है, बताओ मुझे, कोई नौकरी करना चाहता है? कौन काम करना चाहता है? सुबह उठ करके अच्छी नींद खराब करके कौन ऑफिस जाना चाहता है? हम्म, मजबूरी में कर रहा है ना, पैसे के लिए। तो काम तो नहीं करना चाहता। काम नहीं करना चाहता, इसका मतलब यह है कि उससे काम करवाना पड़ता है। लेकिन यहां हमारे बादशाह ही काम नहीं करना चाहते। लोग उनसे गुजारिशें कर रहे हैं कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई, वहां पे गड़बड़ हो गई। बोले उसे छोड़ो, पहले गिफ्ट क्या लेके आए बताओ।
करप्शन जितना बढ़ गया, इतना करप्शन बढ़ गया कि कोई भी काम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में बिना पैसे दिए नहीं हो रहा। लोगों ने आकर के फरियाद करी कि बादशाह मर गए, पिट गए, आपका कोई भी ऑफिसर जो है बिना पैसे लिए काम नहीं करता। आप ऐसा सुनते तो क्या आता आपको, कैसा लगता आपको? आप होते मोहम्मद शाह तो है, बुरा लगता ना उसको। मोहम्मद शाह ने कहा, उसको गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, अपने ऑफिसर्स को बुलाया, कहता मेरा हिस्सा कहां है? तो ऐसे इंसान के हाथ में जब सिस्टम चला गया तो ऑब्वियस है कि स्टेट जो है कमजोर होता चला गया। और इस स्टेट में आखिरी जो नेल डाला, किसने डाला? नादिर शाह ने जब इन्वेजन किया इंडिया में। ये पूरी तरीके से आप देखिए कि ये साम्राज्य जो है 1738 में आसपास, 38-39 में दिल्ली को पूरी तरीके से रौंद दिया गया, खत्म कर दिया गया, लूट लिया गया, मार दिया गया, लाशों के ढेर लगा दिए गए। और इसके बाद मुगल साम्राज्य कभी भी अपने पैरों पे खड़ा। लिख लेते हैं मोहम्मद शाह के बारे में, मैं लिख देता हूं, आप नोट डाउन करते जाइए जी। कितना टाइम में टेनोर क्या था इनका? 1719 to 48। महीने भी नहीं, 2-3 महीने है। आपने बना दिया, काम खत्म, आपको कौन पूछ रहा है? नौकर तो नौकर ही होता है। उनको तो लगा कि हमारे हाथ में पावर रहेगी, ये शराबी कबाबी है, क्या करेगा? हर शेर का सवा शेर होता है। आपको ये समझना गलत फहमी होती है ना कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। समय बलवान होता है। सिचुएशन आपके, आप सोचो ना, पूरे 5 साल 2 साल तैयारी करके आप यूपीएससी का पेपर 3 घंटे में देना है आपने। इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि आपने उस टाइम पे क्या तैयारी की है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि उस पर्टिकुलर 3 घंटे में आप क्या लेके आए। समय और किस्मत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। तो 1719 से लेकर के 48, मैं 26 ईयर्स बोल रहा था, नियरली कितना हो जाएगा ये? 30 ईयर्स। भी काफी लंबा रहा था। 1717 से लेकर के 1707 तो लास्ट में था, उसके ऊपर कब तक था? शाहजहां, देख लेना, लिखा हुआ होगा आपने। ख्याल से उसका भी इतना ही था, 30 ईयर्स के आसपास, 30-35 के आसपास। खैर, इस पे जाएं आगे। इसको किसने बनाया था? सैयद ब्रदर्स। But he conspired against Sayyid brothers with the help of Irani group headed by Nizam ul Mulk आसफ जा और चिन कुलिच खान। निजामुल मुल्क आसफ जा तो एक ही नाम है। आसफ जा का उनको टाइटल दिया था मोहम्मद शाह ने।
UULICH। ठीक है, he became निजाम, सॉरी निजाम जो था वो क्या बना, वजीर। became वजीर। एंड 1724 में इन्होंने क्या किया, established, he founded a new state called Hyderabad। in Deccan। His departure was called as a departure was symbolizes as a flight of loyalty and virtue from the empire। loyalty and virtue from empire। इनके जो चले गए एम्पायर से वो समझ लो फ्लाइट ऑफ FLIGHT, फ्लाइट ऑफ लॉयल्टी एंड वर्च्यू फ्रॉम एम्पायर, मतलब समझ लीजिए ईमानदारी और सारी किस्मत जो है वो इनके साथ ही चली गई। इसके साथ साथ क्या हुआ, क्या हुआ नेक्स्ट, हैदराबाद रियासत तो बन गई, बंगाल अंडर मुर्शिद कुली खान थे। अवध अंडर बुरहान उल मुल्क। थैंक यू। एंड पंजाब है 6। हाँ वो होता है, ज्यादा खराब दिखे तो फिर ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक हो गया, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ मैं। बंगाल अंडर मुर्शिद कुली खान आपने देखा, वहां हैदराबाद अलग बन गया,
बंगाल में मुर्शिद कुली खान आ गए, अलग रियासत बन गई। अवध में यानी कि यूपी में बुरहानुल मुल्क आ गए, अलग बन गया। पंजाब भी अलग हो ही चुका है। तो आप देख रहे हैं कि मराठा तो पहले अलग हो चुके हैं, यानी कि डिसइंटीग्रेशन जो था वो इनके एम्पायर में पूरी तरीके से फैल चुका था। और उसमें लास्ट में जो क्या कहते हैं उसको, लास्ट स्ट्रोक जो था, डेडलिएस्ट स्ट्रोक जो था, वो किसने किया? इन्वेजन ऑफ, यस, नादिर शाह ऑफ ईरान इन 1738-39। लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन साबित हुआ। जितना कोहिनूर कोहिनूर, जितना खजाना, जितना पीकॉक थ्रोन शाहजहां का, सब समेट के वो ले गया। और उसके बाद किसका इन्वेजन शुरू हुआ? खाया पिया आपदा, बाकी अहमद शाहिदा। उसके बाद यहाँ इसके साथ साथ ही शुरू हो गया इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। और उसके बाद मुगल एम्पायर कभी भी अपने पैरों पे खड़ा 1761 में क्या होता है फिर? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद मराठे और अब्दाली दोनों ही इंडिया से बाहर। अब सिर्फ एक ही कंटेंडर बच गया, और वो कौन था? शतरंज का खेल सिंपल और साधारण हो गया, जहां पे जितने भी कंटेंडर्स थे वो आउट हो गए, और बचा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। विषाद असली में बिछ चुकी थी, और हमारी नालायकी ने इसको पक्का कर दिया, क्योंकि हम काम करने में प्राउड फील नहीं करते। अभी जिंदगी का मजा लेने का मतलब थोड़ा ना 24 घंटे मजे में घुसे रहो। जिंदगी का मजा लेना होता है बैलेंस, हर चीज बैलेंस करना। आपको किसने कहा है कि आप अपना शिकार मत करो, शराब मत पियो, शेरोशायरी मत करो? करो ना। कौन से राजा महाराजा नहीं करते? सब करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे काम भी तो करना था ना। चीजों को थोड़ा सा स्टेब्लिश ऑर्गेनाइज करते, स्टेबल करते, थोड़ा लड़ाई लड़ते। आज ही एम्पायर आज तक चल रहा होता मे भी। अंग्रेजों को पढ़ा तो है आपने, उसके बाद अंग्रेजों को पढ़ा। आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी ठीक है? चलो मैं पूछता हूं एक सवाल, इंटरव्यू का सवाल। आर यू फुल्ली सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम? डू यू रियली फील दैट इट इज अ सिस्टम फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल? सही है? एग्री करते हो? नो? क्यों? लोग खूब पैसा दे देंगे, डेमोक्रेसी रहेगा? फिर लोगों को खूब पैसा दे दें तो डेमोक्रेसी रहेगा? आपको पता है इंडिया में कितने लोग टैक्स देते हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स कितना देते हैं? ओहो, इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं? देखिए एक बात समझिए, 3% लोग यहाँ पे टैक्स देते हैं। 3% लोग इनकम टैक्स देते हैं। क्या आपके सिर्फ राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है? आप डेमोक्रेसी में 100 बुराइयां गिना रहे हो,
बट आपने कभी ये सोचा है कि आपने अपनी जिम्मेवारी पूरी की है डेमोक्रेसी के लिए? क्या मिलता? 3% से, अब सोचो 3% में हमारे कंट्री का अभी ये कंडीशन है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर आप सोचिए कि यहाँ पे 100% लोग इनकम टैक्स दें, जो कैपेबल हैं, जो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि कितने बिजनेसमैन है जो 2 लाख 3 लाख दिखाते हैं, ऑडी में घूमते हैं। आप सोचो अगर वो लोग टैक्स देना शुरू करें तो क्या होगा? पैसा आपको दिख रहा है ना कि है, लेकिन उसके खर्चे पे तो देखो ना। आप सोचो ना कि आप कितना कमा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना सेव कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कमा रहे हो और सब खर्च हो जा रहा है तो आपकी तो इनकम है ही नहीं वो, वही आप समझो। देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जब आप जाते हैं ना, आप समझो इस बात को कि इतनी बड़ी कंट्री में आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी बड़ा होता है। देखिए करप्शन एक अलग मैटर है, आप उसको इसमें इंक्लूड मत कीजिए, वो एक अलग डिस्कशन का मैटर है। मैटर यहाँ पे ये है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप एक बात समझिए कि इनकेस आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपने नो तो बिल्कुल भी नहीं कहना। नहीं, देखो देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग। दुनिया में ऐसी कोई चीज है परफेक्ट है? तो स्कोप तो है ही है, लेकिन आपने ये कहना है कि यस डेफिनेटली वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। No, but there are something where we need some improvement. Like definitely awareness about the democratic rights. लोग शराब की बोतल लेकर के वोट दे देते हैं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? एजुकेशन हमारा इंप्रूव होना चाहिए, हर कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए ना, और सबको ये पता होना चाहिए कि सरकार कुछ नहीं करने वाली, यू हैव टू डू फॉर योर बेटरमेंट। सरकार तो आप ही से पैसा लेकर के आप ही को दे रही है, कहां से लेके आएगी? वो तो आप ही से ले रही है ना, टैक्स ले रही है, हर चीज में टैक्स ले रही है। सड़कें हैं, ये सिक्योरिटी है, ये सिस्टम। अरे भाई रोड टैक्स तो वो तो आप ही से लेके आप ही को दे रही है ना, आप सोचो ना इस बात को। आपको पता है आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना है? आपके जो स्कूल चल रहे हैं वो कितने हैं? आप जाके किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाके देखो वहां पे क्या हालत है। सरकार देखो, सरकार के तो अपने जो काम है वो तो करेगी ना, आप सरकार क्यों देख रहे हो? आपको क्या, आपकी क्या जिम्मेवारी है पहले वो देखो ना। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम उस तरफ कभी नहीं देखते, हम हमेशा ये देखते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। सरकार कुछ करेगी भी नहीं, हमसे ही सरकार। हम पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, हम पुलिस को गाली देते हैं, हम सबको गाली देते हैं, हम सिस्टम को गाली देते हैं। सिस्टम किससे? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन थिंकिंग एंड इमेज।